अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दांत खुजले, रिंग वॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। सच न्यूज के बैनुल अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में उलझी ग्लोबल कंपनियां KFC से लेकर पिज्जा हट तक ने कश्मीर पर पाक का सपोर्ट किया। भारत में उठी बॉयकॉट की मांग। कश्मीर पर साउथ कोरियन कंपनी हुंडई के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद और भी बड़ा हो गया है। अब इसकी जद में KFC, पिज्जा हट, ओसाका बैटरी, आइसुडू, दी मैक्स, बॉश, फॉर्म्यूज, एटलस होंडा लिमिटेड और किया मोटर्स भी आ गए हैं। सोशल मीडिया पर इन सभी कंपनियों के पाकिस्तान सोशल मीडिया हैंडल से 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर किए गए पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद इन्हें बॉयकॉट करने की मांग हो रही है। इस सारे विवाद की शुरुआत 5 फरवरी को तब हुई जब हुंडई की पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल किया गया पोस्ट वायरल हो गया। इन कंपनियों से अभी तक सिर्फ KFC और हुंडई की ही अपनी पोस्ट के लिए माफी मांगी है। KFC ने लिखा, देश के बाहर KFC के कुछ सोशल मीडिया चैनल्स के किए गए पोस्ट के लिए हम माफी मांगते हैं। हम भारत का सम्मान करते हैं और गर्व के साथ सभी भारतीयों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता कामयाब करते हैं। हुंडई की पाकिस्तानी इकाई के सोशल मीडिया हैंडल से 5 फरवरी को एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में कश्मीरी लोगों के लिए खड़े होने की मनगढ़ंत बातें की गई थी। हालांकि जब विवाद बढ़ा और भारत में हुंडई की बॉयकॉट की मांग की जाने लगी तो कंपनी ने अपनी तरफ से एक माफीनामा जारी करके हिंदुस्तान के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। वहीं बात अगर अब फ्रांस की करें तो फ्रांस में इस्लाम के लिए नया फोरम आया है। PM मैक्रो के फैसले पर काफी मुसलमान नाराज हुए हैं। इमैनुअल मैक्रो ने राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले इस्लाम को फिर से कोशिश एक आकार देने के लिए फॉर्म अनाउंस किया है। आलोचकों का कहना है कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये मैक्रो की चाल है। मुसलमान कह रहे हैं कि इस मैक्रो के इस कदम से इस्लाम पर और नियंत्रण कसा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग इस फॉर्म को सपोर्ट भी कर रहे हैं। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो सरकार ने इस्लामिक चरमपंथ से निपटने के लिए एक नया द फोरम ऑफ इस्लाम बनाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि वो उसके जरिए फ्रांस में इस्लाम को फिर से आकार देगी। इस निकाय में इमाम और आम लोग होंगे जिन्हें फ्रांस की सरकार द्वारा चुना जाएगा। सदस्यों में कम से कम 1/4 औरतें भी शामिल होंगी। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक फ्रांस की सरकार की तरफ से बताया गया है कि निकाय के सदस्य मुस्लिम समुदाय के मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे। फ्रांस में पिछले कुछ सालों से चरमपंथी हमले बढ़ रहे हैं। देश के सैकड़ों नागरिक जिहादियों के साथ मिलकर लड़ने के लिए सीरिया जा चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग इस बात से सहमत हैं कि इस्लाम में बढ़ती कट्टरता फ्रांस के लिए खतरा है। निकाय के सपोर्टर्स का कहना है कि ये फ्रांस और इसके 50 लाख मुसलमानों को सुरक्षित रखेगा। मैक्रो सरकार के इस कदम की आलोचना भी खूब हो रही है। आलोचकों का कहना है कि फ्रांस में 10 अप्रैल को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और मैक्रो का ये कदम मतदाताओं यानी वोटर्स को अट्रैक्ट करने की एक राजनीतिक चाल है। वहीं बात अगर अब हिंदुस्तान की करें तो गौतम अडानी बने एशिया में सबसे अमीर। मुकेश अंबानी को पछाड़ ऐसे वो दुनिया के सबसे तेज कमाने वाले इंसान बन चुके हैं। गौतम अडानी ने एक छोटी सी कमोडिटी ट्रेनिंग कंपनी से अपना बिजनेस की शुरुआत करी थी, जिसका उन्होंने बंदरगाहों, खान और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बढ़ाव किया। अडानी के कोयला व्यापार को लेकर खासा विवाद हुआ था, जहां उनके खनन प्रोजेक्ट पर ग्रेटा थनबर्ग समेत कई लोगों ने सवाल उठाए थे। लेकिन फिर गौतम अडानी ने अपने व्यापार बढ़ाने के लिए जीवाश्म ईंधन को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। गौतम अडानी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिजनेस को बढ़ाने के साथ ही एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और रक्षा साधनों में कारोबार बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन क्षेत्रों को राष्ट्र निर्माण और लंबे समय तक प्राथमिकता पर भी रखा है। मुंबई के ब्रोकरेज कंपनी HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक जस्तानी कहते हैं कि अडानी समूह सही वक्त पर लगभग सभी नए सेक्टर्स में मौजूद है। इसके विदेशी निवेशकों को भी अट्रैक्शन में लाया गया है। जिन सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत से कमाई की जरूरत थी, लेकिन अडानी को फंड जुटाने में कम ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर अब बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में अहमदी समुदाय के करीब 50 कब्रों को तहस नहस कर दिया गया है। समूह ने पुलिस से इसकी शिकायत भी की है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदी समुदाय, जो अहमदिया कम्युनिटी कहलाती है, एक कब्रिस्तान में करीब 50 कब्रों को पुलिस और मुस्लिम धर्मगुरु कथित तौर पर खराब कर दिया। समुदाय के प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन को एक सदस्य ने मंडे को ये कहा है। जमात अहमदिया पंजाब के प्रवक्ता आमिर महमूद ने कहा है कि लाहौर से करीब 110 किलोमीटर दूर हफीजाबाद जिले के एक प्रेमकोट में लोगों को एक समूह ने ये शिकायत लेकर पुलिस से कनेक्ट किया है। अहमदी समुदाय के कब्रिस्तान में कई कब्रों के पास लगे स्तंभों पर इस्लामी आयतें खुदी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि समूह ने धमकी दी है कि अहमदी अपने घरों या कब्रों पर इस्लामी आयतें नहीं डाल सकते। महमूद ने बताया कि संडे को स्थानीय धर्मगुरु और वकीलों के साथ पुलिस अहमदी कब्रिस्तान पहुंची और 35 कब्रों
पास लगे आयतों को गिरा दिया। इन कब्रों पर इस्लामी आयतें खुदी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कहा कि कब्र पर स्तंभों को वकीलों के एक समूह की अर्जी पर हटाया गया और चेतावनी दी है कि अहमदी आगे जाके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं बात अगर चीन की करें तो चीन ने नेपाल की पीठ पर खंजर घोंपा है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। सरकारी रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ है। नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत से सटे नेपाल के क्षेत्र में अवैध कब्जा करता जा रहा है। यहाँ इलाके पश्चिमी नेपाल के हैं और पहले भी ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि चीन धीरे धीरे उन इलाकों में घुसपैठ करके जमीन हड़पता जा रहा है। इस मामले में नेपाल सरकार ने एक टास्क फोर्स तैयार किया था, जिसकी जांच में ड्रैगन की असल करतूत सामने आ गई। हालांकि नेपाल की मौजूदा शहर बहादुर देओबा सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी भी पूरी तरह से पब्लिक नहीं किया है, लेकिन मीडिया में ये जांच रिपोर्ट लीक हो गई है। ऐसे में चीन का असली चेहरा नेपाल की जनता के सामने फिर से बेनकाब हो चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नेपाल सरकार की जांच में अधिकतर तौर पर साबित हुआ है कि चीन उसकी जमीन हड़प रहा है। हालांकि अभी भी नेपाल सरकार पूरी तरह से रिपोर्ट को पब्लिक करने से हिचकिचा रही है, लेकिन ऐसे में ही ये रिपोर्ट बीबीसी के हाथ लग गई। ये रिपोर्ट पिछले साल सितंबर में तैयार की गई थी, जिसमें माना गया है कि पश्चिमी नेपाल के हमला जिले में चीन नेपाल क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। वहीं बात अगर यूक्रेन की करें तो यूक्रेन को लेकर तनाव में कमी लाने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव कम करने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। वो यूक्रेन दौरे से पहले क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। मैक्रो ने रूस से बात और क्षेत्रीय तनाव में कमी को जरूरी बताया। मॉस्को जाने से पहले मैक्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर चर्चा की थी। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन की सीमाओं पर रूस की सैन्य तैनाती के जवाब में चल रहे राजनयिक और निवारक प्रयासों पर चर्चा की तथा यूक्रेन की समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने सपोर्ट की पुष्टि की। उन्होंने रूस राष्ट्रपति से बोला कि क्षेत्र में नौ किसी भी हालत में तनाव घटाने की कार्यवाही तुरंत की जानी चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। क्या आप भी परेशान हैं अपने स्किन इन्फेक्शंस और अपने बालों को लेकर? तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम ये अपना असर दिखाए सिर्फ 3 दिनों में। दांत खुजली, रिंगवॉर्म्स और फंगल इन्फेक्शन जैसे कई बीमारियों को झट से दूर करे। हेयर ऑयल डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करे और दे काले घने खूबसूरत बाल। जहां दूसरे इलाज रहे बेअसर, अर्श हेयर ऑयल एंड अल अर्श एलर्जी क्रीम दिखाए गहरा असर। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 7095661743, 8074667316 या फिर 9381328844। हमारा पता है बहादुरपुरा एक्स रोड, अल अर्श मेडिकल हॉल बिसाइड अकबर हुसैन हॉस्पिटल। अवेलेबल एट Amazon एंड Flipkart। याद रखें, स्किन और हेयर प्रॉब्लम का इलाज अल अर्श एलर्जी क्रीम एंड अर्श हेयर ऑयल एक बार जरूर इस्तेमाल करें।